Hi student, welcome back. Today I am going to start very new topic which is known as organism and population. This topic is associated with the environment, with the living as well as environment. अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये एसोसिएटेड होता है हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम से. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म्स कॉइन किए, जैसे इकोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है. तो वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं आगे के टॉपिक पर. तो फर्स्ट है, इसमें आते हैं अर्नेस्ट हेकल. द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय द अर्नेस्ट हेकल. अर्नेस्ट हेकल ने ही टर्म इकोलॉजी को कॉइन किया था और इसका डिस्क्रिप्शन भी किया था. तो लिख लीजिए, कॉइन द टर्म इकोलॉजी. ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं राइटर. राइटर इज द साइंटिस्ट हु वर्कड लॉट ऑन द इकोलॉजी और उन्होंने ही सबसे पहले ऑथेंटिकली वर्क किया था इकोलॉजी पर, इसलिए इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं. दे आर कंसिडर एज, ही इज कंसिडर एज फादर ऑफ इकोलॉजी. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन साइंटिस्ट प्रोफेसर रामदेव मिश्रा. रामदेव मिश्रा इंडिया के साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इंडियन इकोलॉजी पर, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं. फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए. टर्म इकोलॉजी किसने कॉइन किया था, कई बार पूछा गया है, अर्नेस्ट हेकल. राइटर कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी. एंड मिस्टर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी. नाउ हेडिंग डाल दीजिए, ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट. ठीक है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशन है, इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं. Organism and environment. ओके, अब ये समझते हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इन्वायरमेंटल हायरार्की. ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए, इन्वायरमेंटल हायरार्की. हायरार्की. ओके, तो इन्वायरमेंटल हायरार्की से हमें क्या समझ में आएगा कि हाउ द लाइफ इज़ क्रिएटेड. राइट, तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के आने के पहले जो एग्जिस्टेंस था वो सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का था. ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे हुई, एटम से. एटम्स एंड these atoms join together to make molecules. एटम से धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स आए एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन सेवरल मैनर, जिसको हम कोलाइड सिस्टम कह सकते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में कह सकते हैं या मिक्सचर के फॉर्म में कह सकते हैं. इट मे बी कोलाइडल, it may be in the form of mixture
or it may be in the form of crystal. ओके तो ये बेसिक्स है एटम से मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स फर्दर ज्वाइंट होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे H2O इज़ व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। फिर ये कंपाउंड्स आगे चलकर बनाते हैं ऑर्गेनेल्स। नाउ दिस इज द बॉर्डर लाइन। ओके लिविंग और नॉन लिविंग के बीच atoms, molecules, compounds, they are considered as non-living entity। ये सभी किस में आ जाते हैं? non-living। ओके एंड ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? कंपाउंड के एसोसिएशन से, और यहीं से लिविंग प्रोसेस की स्टार्टिंग हो जाती है। देन आफ्टर जो भी ऑर्गेनल्स से जुड़कर बनेगा उसको हम कहते हैं सेल्स। तो आपने देखा होगा चाहे वो प्रोकैरियोटिक्स हो या यूकैरियोटिक्स है, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स। बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलकर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज सेल एंड द सेल कम्स अंडर द लिविंग एंटिटी। तो एक हेयर लाइन डिफरेंस है बेटा नॉन लिविंग और लिविंग में। यहाँ से एक बात और भी क्लियर हो जाती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग से ही मिलकर बने हुए हैं। ओके चलिए सेल के बाद आगे डेवलप होकर क्या बनते हैं? टिश्यूज़, और टिश्यू फर्दर आगे बढ़ डेवलप होकर ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फर्दर ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन। जिसको हम इंडिविजुअल कहते हैं। तो दिस इज द हायरार्की। इन दिस वे हाउ नॉन लिविंग आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट और की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई तो बाकी की चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बाद बनता है पॉपुलेशन। मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करता हूँ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही स्पीसीज जब आपस में गेट टुगेदर होते हैं तो इन्हीं को हम पॉपुलेशन कहते हैं। और एक से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन आपस में यूनाइट हो तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। एंड जब ढेर सारी कम्युनिटीज़ आपस में ज्वाइन करती हैं, ढेर सारी का मतलब प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रेप्टिलियंस, ये सब गेट टुगेदर होते हैं तो एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम फर्दर डेवलप होकर बनाता है बायोम। और ढेर सारे बायोम मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। ओके तो दिस इज द हायरार्किकल सिस्टम जो एटम से चला और बायोस्फीयर तक आकर ख़त्म होता है। ओके ये बना लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा।
और ये सभी किस में आते हैं? दे आर ऑल कम्स अंडर द लिविंग, ये सभी के सभी किस में आते हैं? लिविंग में। ओके, तो दिस इज द हायरार्किकल सिस्टम ऑफ इकोलॉजिकल, एटम से लेकर बायोस्फीयर तक। नाउ अपार्ट फ्रॉम द environmental hierarchy, we have to discuss about the some different branches of biology which deals with the study of micro level, development level and environmental level. Okay, so the branch of science which deals with the molecular level of biology is known as molecular biology. Okay, so the molecular biology deals with the genes or cells. ठीक है, जब हम जीन्स या जेनेटिक लेवल की बात करें, जीन्स प्लस सेल्स, ठीक है, तो ऐसी स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ओके, नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी. डेवलपमेंटल biology, it deals with the study of organs and organisms. Organs plus organism. ओके, इसको कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी. एंड रेस्ट, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं, जो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म दोनों के बीच, दोनों की स्टडी करते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल biology. The environmental biology deals with the organism as well as environment. Plus environment. So this is broad division of biology: molecular, developmental and environmental. So now proceed in the environmental study. What is environment and what is the role of environment in our life? Okay, so heading डाल दीजिए environment. Environment. What is environment? Environment is the sum of total all the biotic and abiotic component. Biotics means the life and abiotics means non-living things. ठीक है? So the factor that surrounds the potentially influence an organism. और ये सारे जो factors होते हैं वो life को कहीं ना कहीं influence करते हैं, organism के ऊपर भी असर डालते हैं. So in the case of environment, some components are of the environment serves as a resources. कुछ ऐसे भी elements हैं, component है
जो रिसोर्स का काम करते हैं, और दूसरे जो है वो रेगुलरिटी या रेगुलेट करने का काम करते हैं, राइट। तो इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट है अबायोटिक फैक्टर and second one is biotic. Okay, abiotic that means नॉन लिविंग। इसमें जो भी फैक्टर्स आएंगे वो नॉन लिविंग होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर है, वाटर है, गैसेस है, ओके, ये सारे एलिमेंट्स। इसमें आते हैं लिविंग। लिविंग में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हों वो सभी आ जाते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, ये सभी। हालांकि वायरसेस को हम कंसीडर नहीं करते बैक्टीरिया से लेकर जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ते हम इसको बायोटिक कंपोनेंट में कंसीडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। द एनवायरनमेंट कैन बी अंडरस्टूड बोथ द लार्ज एंड द ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न। अगर आपको इन्वायरमेंट को समझना है तो जो क्लाइमेटिक पैटर्न है उसको समझना जरूरी है। सो इन दिस वे वी डू अंडरस्टैंड द ग्लोबल as well as local climatic conditions to understand about the factors which is found in the environment, जिसको हम माइक्रो क्लाइमेट के फॉर्म में भी जानते हैं। जो लोकल है उसको हम क्या कह सकते हैं, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द क्लाइमेट। हेडिंग डाल दीजिए, क्लाइमेट। The climate, in the short term, the properties of the atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें पाई जाती हैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाउड है, ये सारी चीज़ें ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। ठीक है, एट अ गिवन प्लेस एट अ टाइम, किसी भी एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो भी वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं या इसी को हम वेदर कहते हैं, राइट। जैसे हर एरिया का, हर कंट्री का वेदर अलग है। इंडिया में हर स्टेट का वेदर समहाउ डिफरेंट है। कहीं पर बारिश होती है तो कहीं पर सर्दियाँ पड़ रही होती है तो कहीं पर गर्मियाँ पड़ रही होती हैं। तो ये जो वेदर है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ शॉर्ट term property of the atmosphere at a given place and time। क्लाइमेट को डिफाइन करना है तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, द शॉर्ट टर्म properties of atmosphere like temperature, pressure, humidity, wind, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, रेनफॉल, सनशाइन, एवरीथिंग ETC, ये सभी आ जाती हैं एटमॉस्फेयर। वो लोकलाइज्ड एटमॉस्फेयर कहलाता है। एट अ गिवन प्लेस, and time is called weather, और क्लाइमेट। इसी को वेदर या फिर क्लाइमेट कहते हैं।
ठीक है, गिवन प्लेस एंड टाइम। ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइमेट। ये लोकलाइज्ड होता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर गिवन टाइम पीरियड में जो कंडीशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन मीन टेम्परेचर अलोंग लैटिट्यूड, द मेन क्लाइमेटिक जो रीजन्स हैं उनको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज मीन टेम्परेचर वेरिएशंस। फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल कंडीशन या ट्रॉपिकल। दूसरी कंडीशन या दूसरा जो टेम्परेचर के बिहाफ पर एनवायरनमेंट पाया जाता है, क्लाइमेट पाया जाता है, उस क्लाइमेटिक रीजन को कहते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल कितने के बीच में पाया जाता है, 0 से 20 लैटिट्यूड। सब ट्रॉपिकल कितने में पाया जाता है, बिटवीन 20 to 40 लैटिट्यूड। नेक्स्ट, सब ट्रॉपिकल के बाद आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट, और ये वरी करता है इन बिटवीन 40 to 60 लैटिट्यूड। 40 to 60 लैटिट्यूड। नेक्स्ट आता है टेम्परेट के बाद आर्कटिक एंड एंटार्कटिक। आर्कटिक एंड ये आता है 60 to 80 लैटिट्यूड पर। तो इन दिस वे हम क्लाइमेट को इन 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक एंड एंटार्कटिक। ये 4 कंडीशंस या 4 क्लाइमेटिक जोन पाए जाते हैं या रीजन्स पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसको एक डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से पूरे अर्थ पे ये क्लाइमेटिक रीजन से डिवाइड किए गए हैं। It is Earth. ओके, ये हो गया पोलर रीजन। 2 पोल्स में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ऊपर वाली को हमने नॉर्थ और नीचे को साउथ पोल में कन्वर्ट कर दिया। चलिए आप समझते हैं कि किस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस बनाए गए हैं। तो बीच में आता है इक्वेटर, राइट। दिस इज द इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, इक्वेटर के ऊपर और नीचे जो जोन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट बनाते हैं, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड एंड फोर्थ। इसी तरह से ऊपर बना लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ओके, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, दिस इज अ इक्वेटर, यानी इन बिटवीन है इक्वेटर।
इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो अब एंगल डिसाइड कर लेते हैं। ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, देन आफ्टर एवरी ये 20, 40, 60 एंड टॉप 80, इस तरह से 20, 40, 60, just like that, 20 degree का altitude, 40 and 60. So in this diagram हमने पूरे अर्थ को 3 जोन में डिवाइड कर दिया। इक्वेटर से नीचे 4 जोन हो गए, 1, 2, 3, 4 और ऊपर भी 4। तो ये ऊपर का हिस्सा कहलाता है आर्कटिक जोन। ओके, उसके नीचे का जोन कहलाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। उसके जस्ट नीचे सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन। नेक्स्ट, सब ट्रॉपिकल के नीचे आता है ट्रॉपिकल जोन। सो इन दिस वे होल फिनोमिना यहाँ पर भी रिपीट किया जाएगा। ये हो गया ट्रॉपिकल जोन, जस्ट नीचे सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, then after temperate zone, और लास्ट में कौन सा आता है? एंटार्क्टिक जोन। ठीक है, so in this way we can segregate the zones in our अर्थ कि डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पाए जाते हैं, राइट।